Hello everyone. Today we'll talk about Attorney General of India. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में आता है? आर्टिकल 76, 88 एंड 105, ये तीन आर्टिकल जो है डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो ये तीन आर्टिकल्स हैं, 76, 88 एंड 105. दीज थ्री आर्टिकल्स डील विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एंड आर्टिकल 76 की बात करते हैं. आर्टिकल 76 डील्स विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट. ये सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं. तो जो सेंट्रल कैबिनेट होता है हमारा, उनके एक अलग से लॉ मिनिस्टर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को देखते हैं. तो अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं. और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट एंड टर्म की बात करते हैं. तो कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शुड बी क्वालिफाइड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो क्वालिफ़िकेशन है, वही सेम क्वालिफ़िकेशन जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होना चाहिए. मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो वही लोग बन सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के जो क्वालिफाइड है. तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है कि एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, जज ऑफ सम हाई कोर्ट. किसी एक, जैसे हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए. और साथ में एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट भी होने चाहिए. और एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये होती है क्वालिफ़िकेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है. और वही पर्सन जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है. उसके बाद अगर अटॉर्नी जनरल को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एड्रेस करेंगे टू दी प्रेसिडेंट को. एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसका क्या मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है. तो ये चीज़ हो जाती है. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म जो है वो फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह सकते हैं, या फिर जो उनका प्रोसीजर है और ग्राउंड्स है रिमूव करने का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ये सब भी मेंशन नहीं है. तो अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से जब भी उनको लगता है तब रिमूव कर देते हैं. और जनरली क्या होता है कि जब भी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट जो है जब रिज़ाइन कर देती है या गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाती है, तभी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिज़ाइन कर देते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन ही इज़ अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे होते हैं, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी होगी, वही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको, इस पर्टिकुलर पर्सन को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दीजिए. तो ही इज़ अपॉइंटेड देन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसलिए जब एक नई गवर्नमेंट आ जाती है तो ये वाले अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने आप ही. तो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड टेन्योर जो है वो दिया नहीं गया है. नाउ विल मूव टू दी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ड्यूटीज़ और पावर्स क्या हैं कि ही टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स. मतलब जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो है वो रेफ़र करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को. तो जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन पे एडवाइस देने की जो ड्यूटी होती है वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की. और बाकी की जो ड्यूटीज़ होती हैं, अदर ड्यूटीज़ ऑफ लीगल कैरेक्टर एज असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट असाइन करते हैं. बाकी ड्यूटी जो लीगल कैरेक्टर की होती है, तो लीगल ड्यूटीज़ जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी जो होती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है. पर सिर्फ उन्हीं ड्यूटीज़ की जिम्मेदारी होती है जो कि प्रेसिडेंट बताएंगे उनको. जो प्रेसिडेंट असाइन करेंगे वही ड्यूटीज़. और
जो प्रेसिडेंट असाइन करते हैं ड्यूटीज़, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली हो गई जैसे कि जो बेसिक एक एक अगर मैं लाइन में बोलूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की होती है, पर इसमें भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। कि सबसे पहला पार्ट ये आता है कि to appear on behalf of the government of India in all the cases in the Supreme Court in which the government of India is concerned। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है, तो पूरी गवर्नमेंट अपीयर ना होके एक पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपीयर हो जाएंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो सबसे पहला तो ये हो गया। फिर सेकंड क्या आ जाता है? सेकंड ये होता है कि ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रेफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑल राइट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट के रेफ़र करने के बाद अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन प्रेसिडेंट रेफर्स टू द सुप्रीम कोर्ट, then only then our attorney general represents the government of India। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तब रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑल राइट। देन तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिक्वायर्ड है कि कुछ हाई कोर्ट में प्रेजेंट होना है तो किसी भी केस में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है, तो उस केस में अपीयर होना। तो हाई कोर्ट में अपीयर होना, हाई कोर्ट के किसी एक ऐसे केसेस में जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसर्न्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न होने के जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न होगी वहाँ पर अपीयर होना होगा हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं और उसमें पार्ट ले सकते हैं, उनकी जॉइंट सिटिंग में पार्ट ले सकते हैं। और कोई भी कमेटी हो पार्लियामेंट की जिसमें वो मेंबर हैं तो उसमें भी वो पार्ट ले सकते हैं, पर उनको राइट टू वोट नहीं है। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। एंड जितनी भी हमारे इंडिया की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो एज एन ऑडियंस जो है पार्ट ले सकते हैं। तो वो सारे हमारे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं सब में सब जगह पर उनके पास है राइट ऑफ ऑडियंस। तो और वो सारी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सारी वो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ एंजॉय करते हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं। So he enjoys all those privileges and immunities that are available to the member of parliament। तो ये चीज़ हो जाती है। So that's all for now।